नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं कवींद्र और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच तल्ख होते रिश्तों की। नई दिल्ली में पाक उच्चायोग के वीजा सेक्शन में तैनात महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस ने खुफिया दस्तावेजों के साथ रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस से बचने के लिए अख्तर ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा था। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के चलते महमूद अख्तर की गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी, लिहाजा उसे भारत छोड़ने को कहा गया। क्राइम ब्रांच के रडार पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अभी 5 और अफसर हैं जो इस जासूसी रैकेट के साथ जुड़े हो सकते हैं। उधर जवाब में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात अधिकारी सुरजीत सिंह को पाकिस्तान की सरकार ने देश छोड़कर जाने को कहा है। पाक के विदेश सचिव ने भारतीय अधिकारी की गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई और उसे वियना समझौते और कूटनीतिक नियमों के खिलाफ बताया। भारतीय उच्चायोग से कहा गया कि वो सुरजीत सिंह और उनके परिवार को 29 अक्टूबर तक वापस भेजें। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच रहे हैं? सीमा पर जो तनाव था, क्या वो राजनयिक स्तर पर भी बढ़ता दिख रहा है और इसका असर क्या होगा? हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। प्रोफेसर उमा सिंह हमारे साथ हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उमा जी, स्वागत है आपका। स्टूडियो मेरे साथ हैं TCA राघवन साहब जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। राघवन जी, आपका भी स्वागत है। और संजय कपूर हैं, एडिटर हार न्यूज़ से। संजय, आपका स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा एम्बेसडर आपसे, जिस तरीके से हालात हैं, सीमा पर हम तनाव लगातार देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है, दोनों ओर से खबरें आ रही कि जवानों की मौत हो रही हैं। ऐसे में राजनयिक स्तर पर कहा जाता है कि प्रयास इन हालात को कंट्रोल में करने के होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों ही तरफ से वहाँ पर भी तनाव सीमा से ज़्यादा है। ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तान में तनाव इस वक्त सीमा से ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ की जो अंदरूनी हालत है इस वक्त एक संकट के एटमॉस्फेयर में है। जैसा कि आपने सुना होगा, इमरान खान वहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना करने वाले हैं 2 नवंबर को। एक आर्मी के नए प्रमुख वहाँ पर नियुक्त होंगे या जनरल राहिल शरीफ को विस्तार मिलेगा, नया कुछ दिन का एक्सटेंशन मिलेगा या कुछ दिन अपनी पोस्ट में कायम रहेंगे। और भारत के साथ तनाव तो चल ही रहा है काफ़ी कुछ महीनों से। तो ये बात जरूर है कि पाकिस्तान में एक संकट है और उस वजह से मुझे लगता है ये जो जितनी भी घटनाएं आपने जिनका जिक्र किया उनको और प्राथमिकता मिल जाती है। वीज़ा सेक्शन का जो ये कर्मचारी था जिसको वापस भेजा गया, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, पर क्योंकि इस वक्त स्थिति तनाव की है, राजनीतिक तनाव भी है, बॉर्डर में भी शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, कुछ लोग मारे भी गए हैं। रेंजर्स के भी बताया जाता है कि रेंजर्स के कुछ जवान मारे गए, BSF के जवानों के भी कुछ लोग मारे गए थे। तो स्थिति तो तनाव की है। इस वजह से जो ये वीज़ा के कर्मचारी को वापस भेजा गया उसको थोड़ी ज़्यादा प्राथमिकता मिल गई है। पर मुझे लगता है कि ये तनाव की स्थिति कुछ दिन अभी और चलेगी, क्योंकि जब तक ये पाकिस्तान के अंदर के जो मसाइल हैं और जो मसले हैं, और ख़ास करके नए आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट जब तक नहीं होता या उसमें कुछ तरह की क्लैरिटी नहीं आती, तब तक ये स्थिति चलती रहेगी। प्रोफेसर उमा, आपकी नज़र से मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से हालात है, जो सवाल मेरा फॉर्मर एम्बेसडर से था कि क्या असल में सीमा पर जो कुछ हो रहा है उसको रोकने की एक महती, एक बड़ी जिम्मेदारी मैं कहूँ कि दूतावासों पर होती है, उच्चायुक्तों पर होती है। और ऐसे में वहाँ पर जब सीमा की तरह तनाव दिखे और अधिकारियों को देश छोड़ने के आदेश जारी होने लगें, तो फिर क्या समझा जाए? देखिए, जैसे पहले कहा गया है, मैं कहूँ कि हालात बहुत ही बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद इंडिया ने सोचा था कि शायद वो पाकिस्तान में अपना कुछ असर दिखाएगा ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कम करने के लिए, वो तो पहले से और भी बदतर होता जा रहा है। और जो LOC की तरफ फायरिंग हो रही है या वीज़ा सेक्शन में जो पाकिस्तान के क्या कहते हैं ऑफिसर को हटाया जा रहा है और पाकिस्तान ने इंडिया के हाई कमीशन से हटाया है, तो ये बहुत ही एक निराशाजनक स्थिति है। और मैं समझती हूँ, जैसे कि कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात मेरे मुताबिक कभी भी स्थिर रहे ही नहीं। वहाँ पे सिविल मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा से रही है और आर्मी की प्रिपोंडरेंस रही है। और जैसे कि राहिल शरीफ साहब की एक्सटेंशन की बात है, वो तो एक बहुत ही हमेशा से मुद्दा ऐसा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का उसमें कोई रोल ही नहीं है। ये तो फाइनली आर्मी है जो कि डिसाइड करेगी कि किसको लेना है। तो ये तो बहुत ही एक पेचीदा स्थिति मेरे मुताबिक
पैदा हो गई है और इसमें मैं समझती हूँ कि भारत को भी अपनी पाकिस्तान पॉलिसी को फिर से थोड़ा सा निखारना बहुत ज़रूरी है। यानी रिविजिट करना पड़ेगा पॉलिसी को लेकर। संजय, आपकी नज़र में, क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं, मैं कहूँ कि अगर पिछले सर्जिकल स्ट्राइक से 1 महीने पहले मैं जाऊँ, अगर उसके बाद से अगर जिस तरीके से, यानी कि उरी जो हमला हुआ उसके बाद से लगातार आप देखिए हर रोज़ रिश्तों में एक नया लो लेवल जाता हुआ दिख रहा है। क्या वाकई ऐसा लगता है कि थमता नज़र नहीं आ रहा है? और जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है सीमा पर लगातार, मैं कहूँ टेंशन बहुत ज़्यादा है। अभी खबर आ रही है बीएसएफ जी ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में करीब 15 से ज़्यादा पाक रेंजर्स की मौत की खबर है। कैसे से देखते हैं, क्या ये माना जाए कि हम अब उस दिशा में बढ़ चुके हैं जो कि एक कहीं न कहीं युद्ध की तरफ ले जाता हुआ दिखता है? सबसे बड़ी परेशानी इसी बात की है कि जैसे कहते हैं कि जो पहला महायुद्ध था वो इसलिए लड़ा गया क्योंकि सब मोबिलाइजेशन हो चुका था। उसका कारण तो लोग भूल चुके थे कि जब पूरी फौजें इकट्ठी हो गई थी, उसका नेचुरल जो उसकी जो आउटकम था कि वो युद्ध की तरफ ही जा रहा था। तो यहाँ पर जो स्थिति हो रही है, एक ना एस्केलेशन लैडर पे चढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग। चाहे चालू हुआ हो उरी के अटैक के बाद, उसके बाद है ना हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, और हर चीज़ यहाँ पर कोशिश पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में यह है कि नैरेटिव को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो हमारी तरफ ये पूरी कोशिश हो रही है कि हम दिखाएं कि हमें फतह मिल रही है, वहाँ पे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है और हिंदुस्तान है ना झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात, अपना जो वो आक्रमण करते हैं या अपनी बमबारी करते हैं, वो हमारा नुकसान के बारे में ज़्यादा उसको तरजीह देते हैं, आगे बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जो प्रोपेगेंडा है उसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है दोनों साइड में। जैसे आप हमारे को पैनलिस्ट राघवन साहब ने बोला कि वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब बहुत परेशानी में हैं, उनके खिलाफ कई सारे करप्शन के इल्ज़ाम हैं। पनामा पेपर्स में उनका काफ़ी खासा पैसा कमाने का और पैसा जमा करने का उनका काफ़ी वो दिखाई पड़ रहा है, रोल दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ इमरान खान साहब अपनी रैली कर रहे हैं। एक अजीब सी इस समय पाकिस्तानी सोसाइटी पॉलिटी के अंदर एक आपको टर्बुलेंस दिखाई पड़ेगी, जो हरदम दिखाई पड़ती है पर वो बीच बीच में एस्केलेट कर जाती है। और वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं किस तरीके से वो सुलझाया जाए, क्योंकि उनका जो ऑब्सेशन हिंदुस्तान की तरफ वो कहीं ज़्यादा हमारे ऑब्सेशन के मुकाबले। परंतु हमारी भी राजनीति कुछ उसी तरीके से बिहेव कर रही है आज की तारीख में, कि जो पूरा का पूरा जो आप प्रकरण देखें, जब से उरी हुआ, उरी के पहले से अगर देखें, कश्मीर में हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान का योगदान है और पाकिस्तान वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह को प्रोत्साहन देता है और जो करता है। उसके बाद अगला स्टेप देखें, उसके बाद देखें तमाम चीज़ देखें, सार्क को जिस तरीके से कैंसिल करा गया, ब्रिक्स के अंदर हमने सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करा, एक 1 पॉइंट लेकिन कोशिश तो थी कि इसके जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनेगा। क्या वाकई इसका इम्पैक्ट वो नहीं हुआ जो सरकार चाह रही थी? इम्पैक्ट का मतलब ये है कि आपको खुद असेस करना पड़ेगा उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कि अगर आपको लग रहा है वो आइसोलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आइसोलेट का मतलब ये होगा कि हर मुल्क का अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। हमारे कहने से कोई ना आइसोलेट नहीं करेगा। बांग्लादेश, नेपाल छोटे मोटे मुल्क कर सकते हैं जिनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, पर और बाकी मुल्क अपने नज़रिए से देखेंगे कि उनका रिश्ता क्या है। तो कहने का मतलब ये कि आप उनको दिखा सकते हैं कि ये ऐसा मुल्क है जो कि टेररिज्म को प्रोत्साहित करता है, परंतु उसकी भी एक सीमा होती है, उसकी लिमिटेशन। तो हमें जो अपनी पाकिस्तान पॉलिसी है उसके बारे में भी गौर से देखना पड़ेगा, हम कितने दूर जा सकते हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और उसके अंदर भी एक लिमिटेशन है कि हम लिमिटेड वॉर करें। जैसे एक पुराना फॉर्मूला था कि कारगिल जैसी लड़ाई हो सकती है, उससे बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती है। परंतु अब तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम अगर बम और क्या नाम है, अगर बॉम्बिंग हो रही है और बाकी इलाकों में स्प्रेड कर रही है, क्योंकि कल 2-3 चैनल्स को मैं देख रहा था तो वो तो ऐसी तस्वीर पेश कर रहे थे कि जैसे हालात पूरे बिगड़ चुके हैं, वॉर शुरू हो चुका है। वॉर शुरू हो चुकी है। राघवन साहब, जो संजय कह रहे हैं और जिस तरह की प्रोफेसर उमा ने भी कहा, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक का जो एक कूटनीतिक कदम था, उसके बाद से जो इम्पैक्ट होना चाहिए था इस सरकार रणनीतिकारों की नज़र में, क्या उस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है या फिर उससे उलट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो आंतरिक हालात हैं उसके चलते विकल्प उनके पास कम है, विकल्प नहीं बचता है कि वो सीधे भारत को निशाना बनाए, किसी भी तरीके से यहाँ पर हमले हों, चाहे वो सेना के जरिए हों या फिर आतंकवादियों के जरिए, जिससे कम से कम जो इंटरनल एक फोकस है जनता का, पब्लिक का, वहाँ पर उसको डाइवर्ट किया जा सके। एक बात जरूरी समझना कि अपने आप में ये स्थिति नई नहीं है। पाकिस्तान के साथ पिछले 60-70 वर्षों में ये ऐसी स्थितियाँ हमेशा उभरती रही हैं और उसका खास एक वजह ये भी है जो जिसका प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया था कि वहाँ पर सिविल मिलिट्री संतुलन जब भी बिगड़ता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, एक तो भारत पे पड़ता है सीधा और दूसरा अफगानिस्तान पर पड़ता है।
और कुछ हद तक पूरे खित्ते पर पड़ता है, पूरे रीजन पर उसका इम्पैक्ट रहता है। पर अपने आप में ये स्थिति नई नहीं है। ये नहीं है कि हम पहली बार इस तरह के सवाल इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। एक बात जरूर है कि उरी के बाद पाकिस्तान पर आइसोलेशन जरूर बढ़ा कुछ हद तक, पर उस आइसोलेशन को बढ़ाने में या उस अलगाव को कितना बढ़ा सकते हैं, उसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें सीमाएं हैं, क्योंकि हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो इंटरेस्ट को देखकर ही चलेंगे। पर इस सब के बावजूद मेरी राय में पाकिस्तान का आइसोलेशन जरूर बढ़ा है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के अंदर जो एक आतंकवादी ढांचा है और उस ढांचे को कमज़ोर करना उतना आसान नहीं है पाकिस्तान सरकार के लिए, या उनकी जो वहाँ पर लोग हैं उनको उस ढांचे को एकदम काबू में लाना आसान नहीं है। पर इस ढांचे से भली बाती काफ़ी राष्ट्र, काफ़ी मुल्क जानते हैं इसके बारे में, और उस हद तक पाकिस्तान में जो आइसोलेशन का जो महसूस करते हैं लोग, वो फीलिंग ज़रूर है। इसमें पाकिस्तान की तरफ किस तरह की नीति अपनानी चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा पेचीदा सवाल है। हमारी सरकार ने भी जब से आई है काफ़ी कोशिश की है। उरी के अगर पहले हम ध्यान दें तो आपको याद होगा कि दिसंबर में प्रधानमंत्री लाहौर गए थे और एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बन रहा था जब लगता था कि हम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पर उसके बाद पठानकोट पर अटैक हुआ, और अटैक से ज़्यादा जिस तरह का रिस्पांस मिला हमको पाकिस्तान सरकार से, वो उतना पॉजिटिव नहीं था जितना हो सकता था। और उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद रिश्ते बिगड़ते ही रहे। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है ऐसे में प्रोफेसर उमा कि भारत, क्योंकि हमने तमाम विकल्प और रास्ते देखे हैं, बातचीत का वो दौर भी देखा है जब आप अपनी सीमाओं को लांघते हुए, बातचीत करते हुए गले लगाने को आतुर दिखते हैं, उसका इम्पैक्ट भी भारत ने देखा है, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम भी। तो फिर सवाल ये है कि कौन सा विकल्प है, क्योंकि हर विकल्प पर जब सरकार चलती है तो आलोचना भी होती है, और उसके परिणाम न मिलने से सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का ताल्लुक है, हमें कैरेट और स्टिक दोनों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद ये हुई है कि पाकिस्तान में अब इस बात पे ये नैरेटिव शुरू हो गया कि सिविल मिलिट्री रिश्तों में किसकी प्रिपॉन्डरेंस होनी चाहिए, मिलिट्री की होनी चाहिए कि सिविल की होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान टेलीविज़न में डिस्कशंस देखिए तो वहाँ पे इस बात पे बहुत ज़ोरों से चर्चा हो रही है कि जो सिविलियन रजीम है वो इस काबिल नहीं है कि वो भारत के साथ रिश्तों में कोई सुधार लाए। और आपने अभी जो रिसेंटली सिरिल अलमाइडा का जो किस्सा डॉन में आया था, उसके बाद आप अगर लगातार आप पाकिस्तान के चैनल्स में इस बात पे डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। पर सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया है? मेरा जवाब है नहीं। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना के रिश्ते पाकिस्तान के साथ सुधरते जा रहे हैं। चाइना तो इवन मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर करने को भी तैयार नहीं है। तो ये एक ऐसी विडंबना है जिस पे आई थिंक भारत को बहुत माइन्यूटली सोचना चाहिए कि इस तरह की स्ट्राइक्स या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या इंटरनेशनल बॉर्डर पे फायरिंग से क्या हमारे इंटरनल डायनेमिक्स में भी कोई फ़ायदा होगा कि नहीं। पाकिस्तान में तो इंटरनल सिस्टमिक क्राइसिस 1947 से ही चल रही है, पर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह की पाकिस्तान की नीति से हमारे इंटरनल डायनेमिक्स खराब हो या कोई बदलाव है। पाकिस्तान की तरफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है जो बद से बदतर होता जाए। कह रही कि असल में भारत के दबाव का असर भी कह सकते हैं, या फिर पाकिस्तान की राजनीति इस तरह की रही है कि जब भी कहीं थोड़ा सा दबाव या प्रेशर दिखता है, आर्मी और पब्लिक के बीच में मैं कहूँ एक दीवार सी खिंचती है, लेकिन कुछ दिन के बाद हालात फिर पहले जैसे होते हैं। क्या इसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, यानी कि उस प्रेशर को आगे ले जाने की ज़रूरत है, या फिर कहीं कुछ और नीति में बदलाव? देखिए, पाकिस्तान के साथ जब भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है या कुछ इस तरीके का एंगेजमेंट होता है, उसमें हिंदुस्तान छोटा होता है और पाकिस्तान की कोशिश रही है कि उसको अपने लेवल पर लाने। और जब भी इस तरीके का लड़ाई होती है और हिंदुस्तान उसमें बमबारी करता है या उनके साथ एक्सचेंज करता है, तो उसमें हम ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई पड़ते हैं।
तो एक मैं छोटा सा है ना आपको उदाहरण दूंगा। आज है ना पुराने जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री शिवशंकर मेनन, वो उनकी किताब के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र आया। उसमें भी यही सवाल पूछा कि 2008 में जब हुआ बम्बई में अटैक, तो उस समय क्या सोचा गया कि आर्मी को भेजा जाए ना भेजा जाए, और ये भी था कि क्रॉस करके है ना उनको दांत खट्टे करे जाएँ। परंतु उस समय ये सोच थी कि पाकिस्तान को हम लोग डिप्लोमेटिकली नहीं इस तरीके से एंगेज करके ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप देखिए कि पिछले 7-8 सालों में उसके बाद पाकिस्तान की हैसियत गिरी है, पाकिस्तान की हैसियत बढ़ी नहीं है। हमने युद्ध ना करा हो, पर डिप्लोमेटिक जो हम लोग का पूरा इनिशिएटिव था और हमारे जो आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले कहीं बेहतर हुई, तो जो हमारी हैसियत दुनिया में है वो कहीं ऊपर उठ गई है पाकिस्तान के मुकाबले। परंतु अगर हम उनके साथ युद्ध करते हैं या हमारी जो भी होती है, क्योंकि आज की तारीख में युद्ध कोई भी है ना सलूशन नहीं है। आप सोचें कि आप किसी को हरा पाएंगे, नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप नैरेटिव कंट्रोल कर पाएंगे कि हम हफ्ते करके लिए गए, हमने उनके 1000 लोगों को मार दिया, उन्होंने हमारे 500 लोगों को जो भी कुछ करा, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि हम है ना उसमें कामयाब हो गए। तो उस स्थिति के बारे में सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को, हिंदुस्तान की छवि को फ़ायदा पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। ये सब निर्णय सरकार को और राघवन साहब जैसे जो डिप्लोमेट्स हैं और जो तमाम दिग्गज हैं वहाँ बैठे हैं, पर एक पत्रकार की तरीके से एक जो तमाम इन चीज़ों को देखता है, मुझे लगता है कि ये एक नीति तहत सोचना चाहिए कि हम किस लेवल पे जाएं। हम झगड़े वाली स्थिति में नहीं रहना चाहिए कि हम चाइना से ना कहें कि आप है ना ये करो, रूस से कहें, रूस, चाइना, अमेरिका सब अपने रिश्ते बना के रखे हैं पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया भी, और तमाम मुल्क देखिए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ये पूरे जो इकोसिस्टम को समझें और तब उसके अंदर हिसाब लगाएं कि हमको क्या फ़ायदा होगा और किस कदम से क्या होगा। बाकी राघवन साहब, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। मैं कहूँ कि एक आम इंसान या पत्रकार की नज़र में बहुत आसान है जैसे हमारे लिए कहना कि सरकार के लिए इस तरह की नीतियों के साथ चलना, लेकिन क्योंकि आप उन पदों पर रहें और आपने बेहतर तरीके से समझा है उस सोच को भी, और प्रैक्टिकली जो कदम उठाए जाते हैं आइडियल जो पोजीशन से अलग व्यवहारिक में समझना चाह रहा हूँ। जिस तरीके के आज के हालात है, राजनीतिक स्तर पर टेंशन है, सीमा पर टेंशन चल रही है, ट्रेड को लेकर बंद करने की बात हो रही है, फिर सारे खिलाड़ियों पर बैन की बात हो रही है, क्या है सोल्यूशन, क्या है, कैसे बढ़ेंगे आगे? सोल्यूशन की तो बात और है, पर एक बात जरूर है कि हर सोल्यूशन सिर्फ इस बात की कि टेंशन कम करने, या फिर जो एक हम कह रहे हैं कि आतंकवाद को लेकर फिलहाल है उससे दूर खड़े होने की बात। आतंकवाद से जहाँ तक पाकिस्तान का मुद्दा है उससे एकदम हमको दूर करना आसान नहीं है। कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर एक आतंकवादी ढांचा है जो काफ़ी सालों से वहाँ पर बना हुआ है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली हमारे पर और अफगानिस्तान पर और पूरे खित्ते पर पड़ता है। पर अगर आप देखें जितने भी बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें हर आतंकवादी हमले के बाद पॉलिसी में कुछ ना कुछ हमेशा फ़र्क आया है। जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था 2001 में, तब एक हमारा रिस्पांस था कि मोबिलाइजेशन किया जाए और किसी तरह से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए, और उसके कुछ नतीजे निकले। सिमिलरली जब मुंबई पर अटैक हुआ उसके बाद एक और दूसरा तरीके का रिस्पांस था कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाए और पाकिस्तान से बातचीत को जारी रखा जाए, पर प्रेशर डाला जाए। उरी के बाद एक तीसरे तरह का रिस्पांस आया है। अब अपने आप में इनमें सभी रिस्पांस सही भी हैं और सब में कुछ ना कुछ कमियां भी बाद में निकलेंगी। पर जब पाकिस्तान जैसा जब कोई पड़ोसी मुल्क हो तो उसमें एकदम कोई सलूशन निकलना बहुत ही मुश्किल है, और ये बात हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी है, एक प्रश्न भी है। पर इस तरह के प्रश्न अगर आप दुनिया भर में देखें और मुल्कों के सामने भी हैं, जिस तरह अगर आप देखें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उधर भी कोई सलूशन का एकदम ढूंढना या एकदम सलूशन की बात करना संभव शायद नहीं है। पर पहला सवाल जरूर ये है कि किसी तरह सिचुएशन को स्टेबलाइज किया जाए, और स्टेबलाइज करने के कई उपाय हैं, और मुझे तो लगता है कि जरूर कोई ना कोई इस तरह का उपाय ढूंढ के निकालेगी सरकार। प्रोफेसर उमा, कि जिस तरीके से अब तक जो कदम रहे या फिर उनके इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अब हो ये रहा है कि मैन टू मैन कांटेक्ट ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि खत्म सा है। व्यापारिक जो रिश्ते हैं उनको लेकर भी दोनों ही देशों की ओर से बातें आ रही हैं कि उनको कम कर दिया जाए या तो फिर बंद करने की बात हो रही है। राजनयिक रिश्ते हम देख रहे हैं कि किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो फिर व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? देखिए,
पाकिस्तान है वो हमारा एक नेबर है। ये कहना कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देना, ये आई थिंक पाकिस्तान के केस में रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हमारी एक हिस्टोरिकल लेगेसी है, हिस्टोरिकल बैगेज है, कल्चरल कॉमनैलिटी है, दोनों फैमिलीज डिवाइडेड हैं। तो हम पाकिस्तान के साथ वो पैरामीटर्स नहीं लगा सकते जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया या बाकी। अगर फ्रांस और जर्मनी आपस में झगड़े मिटाकर मिल सकते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा आपस में मिल सकते हैं, तो क्यों नहीं पाकिस्तान और भारत आपस में एक डिसेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखें। लेकिन अब आप देखिए कि मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दीवार है वो आतंकवाद की दीवार है। इस दीवार, क्योंकि बाकी देशों में ये दीवार नहीं थी, शायद इसलिए वापस मिलन या मिलजोल मुमकिन था। इसमें एक और भी मैं पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो आंतरिक जो राजनीति है उसके ऊपर भी प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि पार्टीशन हुआ था हिंदू मुसलमान के मुद्दे के ऊपर, और उसमें काफ़ी जो बड़ा तबका है हिंदुस्तान में मुसलमान रह चुका है। तो इस समय जो पूरी राजनीतिक सोच है उसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि आसान सोल्यूशन नहीं है। प्रोफेसर उमा, जी हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि टेररिज्म का मुद्दा इस तरह से कभी खत्म नहीं होगा। जब आप देखिए कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट एनकरेज करती है, इस तरह जब भारत का रिश्ता बहुत ही विरोध वाला हो जाता है, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट और शय देती है कि इसी तरीके से वो पाकिस्तान भारत की तरफ अपना और भी झुकाव शुरू कर देते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी। क्योंकि जितनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान ने इंडिया और पाकिस्तान की हुई हैं, उन सब में आर्मी को डिफीट मिली है। पर आप बताइए कि क्या आर्मी की वहाँ पे प्रभुत्ता या प्रिपोंडरेंस खत्म हुई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया इज ए कांस्टेंट फैक्टर इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इसलिए इंडिया को थोड़ा मेच्योरिटी से, एक बड़ा देश होने के कारण थोड़ा एक मेच्योर रवैया अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का जो आजकल हिंदुस्तान में जिंगोइज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म फैला हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान के विरोध में बातें हो रही हैं, ये कोई रिश्तों को सुधारेगा नहीं। इससे बेटर आप देखिए कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में अभी तक ये रुझान है कि हमें भारत के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए। मैं पाकिस्तान के चैनल्स बहुत सारे देखती हूँ, लेकिन इसके विरोध में तर्क ये लोग देते हैं, डिस्कशंस हो रही हैं कि प्रोफेसर उमा, मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा इसके तर्क में। जो आपने बात कही कि ठीक है, हिंदुस्तान की जनता में या फिर यहाँ पर जो मूड है वो इसलिए शायद ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकवाद एक्सपोर्ट होता है उसका दंश हिंदुस्तान की जनता और यहाँ के परिवार झेलते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसीलिए शायद वहाँ की जनता का लगाव भारत के साथ रिश्तों को लेकर अलग दिखता है। और भारतीय अगर जनता की मूड की बात करूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। माफ़ कीजिए, पाकिस्तान में इस बात पे बहुत बहस होती है कि पाकिस्तान को इंडिया की तरफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पे भी इसका अंदरूनी असर बहुत ज़्यादा हो रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का। अभी जो क्वेटा में हुआ वो एक दैट इज़ ए केस इन पॉइंट। तो इस तरीके से आप बताइए कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मुंबई में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद क्या वो रुका? और हमने, भारत ने उस टाइम पे कोई भी सख्त रवैया इतना अपनाया नहीं था। उसके बावजूद 2004 से 2008 तक रिश्तों में सुधार था। पाकिस्तान ने माना, मुशर्रफ साहब ने माना कि हम अपनी धरती को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए नहीं यूज़ करने देंगे। तो एक थॉ तो आया था रिश्तों में। अब तो जो हालात हैं वो तो इतने बदतर हैं कि एक मामूली से एक्टर्स को आप हिंदुस्तान में एक्ट करने नहीं दे रहे और 5 करोड़ रुपया आप एक ऐसी रिएक्शनरी। चलिए प्रोफेसर उमा, वक्त खत्म हो रहा, मैं एक आखिरी रिएक्शन राघवन साहब से समझना चाहूँगा कि जो प्रोफेसर उमा कह रही हैं कि असल में मूड जो है, जनता का मूड, वो एक बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन क्या पाकिस्तान में जो जनता है वो इस पोजीशन में दिखती है कि वहाँ पर आर्मी या फिर जो सत्ताधारी दल है या सत्ता है उसको इस तरफ मोल्ड कर सके, उस तरफ ले जा सके? एक सवाल बहुत बड़ा है पाकिस्तान के बारे में जिसका कुछ हद तक जिक्र किया था प्रोफेसर साहब ने, कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े पिछले 10-12 सालों से इतने भयंकर आतंकवादी हमले हुए हैं, शायद कोई भी ऐसा कोई उनका इंस्टीट्यूशन ना हो जिस पर इस तरह के हमले ना हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आर्मी के
इंस्टॉलेशंस, पॉलिटिकल इंस्टॉलेशंस, जुडिशियल इंस्टॉलेशंस, सबके ऊपर बहुत भयंकर हमले हुए हैं, पर इसके बावजूद उसने अपनी नीति नहीं बदली है। ये बात भी जरूर है कि पाकिस्तान में रोज इसकी चर्चा होती है कि मतलब इस आतंकवादी ढांचे को सपोर्ट देकर हमें मिला क्या है, कि देश की बर्बादी देखने को दिख रही है उन सबको। पर इस सब के बावजूद अफगानिस्तान की तरफ भी और हिंदुस्तान की तरफ भी कुछ नीति में बदलाव देखने को आया नहीं है। आ जाना चाहिए था, रैशनली स्पीकिंग दैट पॉलिसी शुड हैव बीन चेंज्ड, पर वो बदली नहीं गई है। तो इसके हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में हम आगे कैसे बढ़ सकें, कि जिस तरह आपने जिक्र किया पब्लिक मूड का, पब्लिक मूड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा है जिसको कोई भी गवर्नमेंट नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और कुछ हद तक जिस तरह का जिंगोइज्म है, हालांकि ये रिश्तों के लिए बहुत ख़राब है, पर कुछ हद तक इस तरह का जिंगोइज्म स्वाभाविक है जब आतंकवादी हमले होते हैं तो। बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।